अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं तीक रहमान और आप देखें मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुझे लगता है आने वाले दिनों में इमरान खान को फांसी होगी। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साबित हो रही है कि आने वाले दिनों में 100% इमरान खान निशाने इबरत बनेगा, इसको फांसी होगी। इसका ज़िम्मेदार इमरान खान खुद है। इसके ज़िम्मेदार इसके जेल से बाहर बैठे हुए बागी और जो इश्तिहारी हैं, इसके रहनुमा, वो सब शामिल हैं इमरान खान को फांसी करवाने में। इसकी तीनों बहनें, केपीके का सीएम, ये लोग जो चाहते हैं इमरान खान को जल्द अज जल्द फांसी हो। अडयाला जेल की सिक्योरिटी को बड़ा टाइट कर दिया गया है और पाक फौज को उन रास्तों की जिससे ये पीटीआई वाले दहशतगर्दी करने आते थे और ये जेल पे हमला करने के लिए आते थे, उन रास्तों पे कंट्रोल संभाल लिया है। क्योंकि प्लानिंग ये भी हो सकती थी कि ये पीटीआई के जो वर्कर हैं, ये सीएम केपी के वहाँ से पठान लेके आएगा, लीमा खान और इसकी बाकी बहनें जो हैं वो इसका साथ देंगी, ये जेल पे हमला करेगा, पुलिस भी फायरिंग करेगी, ये भी आप अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और उस फायरिंग के नतीजे में हो सकता था कि इमरान खान वैसे ही मारा जाता, उसको छुड़वाने आते और इस प्लानिंग में इमरान खान मारा जाता। लेकिन हुकूमत ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दिया है। उसके रास्तों में पाक फौज को जो है वहाँ पे उनको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी है ताकि ऐसा कोई वाक़या ना हो और कानूनी और आइनी तरीके से इमरान खान को सजाएं हों, इसको उम्र कैद हो, इसको फांसी हो। जनाब डीजी आईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसके एक एक लफ्ज़ के साथ जो है मैं मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान वाकई जहनी मरीज़ है, इमरान खान वाकई भौंकता है। मैं कहता हूँ ये भी किसी के भौंकने पे एतराज़ नहीं हो सकता। और मैं ये भी समझता हूँ कि डीजी आईएसपीआर ने उसको ये भी कहा है कि तुम कौन होते हो जो इमरान खान के बाहर बैठे हुए इश्तिहारी और बागी रहनुमा है, ये ज़िम्मेदार हैं इमरान खान को फांसी लगवाने के। ना सिर्फ ये ज़िम्मेदार हैं बल्कि बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स जो इमरान के नाम पे पैसे कमा रहे हैं ताकि उनके वीडियोस देखे जाएं और पाक फ़ौज की, हुकूमत की ट्रोलिंग कर रहे हैं। और एक नोटिफिकेशन के नाम पे उन्होंने जिस तरह ट्रोलिंग की है और फ़ौज में नफ़रत फैलाने की कोशिश की है, फ़ौज को डिवाइड करने की कोशिश की है और इनके ये वीडियोस जो हैं वो इंडियन मीडिया पे चले हैं, ये वीडियो अफ़गानिस्तान के मीडिया पे चले हैं। इसराइलियों ने इसको अपनी हेडलाइंस पे लगाया है और बताया है कि पाकिस्तान में फ़ौज जो है वो गलत है, फ़ौज गलत कर रही है, हुकूमत गलत कर रही है, इमरान खान को नाहक पकड़ा हुआ है, ये वो कह रहे हैं। जबकि इमरान खान को पहली सज़ा तोशाखाना में हुई थी जिसकी ज़मानत पे इमरान खान है और दूसरी सज़ा 190 मिलियन पाउंड पे हुई थी। मलक रियाज मुल्क से बाहर भागा हुआ है, फ़रार है, इश्तिहारी है। इमरान खान को करप्शन के केस में सज़ा हुई है। गैर मुल्की मीडिया को बताया जाता है कि ये एक सियासी केस है, इस पे वो फिर ट्रोलिंग करता है और इमरान खान की बहनें इंडियन चैनल्स को और दूसरे गैर मुल्की चैनल्स को इंटरव्यूज़ दे रही हैं, पाकिस्तान से गद्दारी कर रही हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की फांसी यकीनी है। डीजी आईएसपीआर ने जो जो कुछ कहा है, अगर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान एक ज़हनी मरीज़ है, तो इस बात की मैं तस्दीक इससे पहले 2-3 साल से कर रहा हूँ कि इमरान खान को एक बीमारी है, मालिया खोलिया, ये हिकमत की ज़बान में कहते हैं। इसमें बंदा खुद पसंद हो जाता है। इंसान कहता है जो मैं कहता हूँ वो ठीक है, जो मेरे साथ है वो ठीक है, जो मेरे ख़िलाफ़ है वो गैर मुस्लिम है। इसमें इंसान ये कहता है जो मालिया खोलिया है। नैरिसिज्म जो है इसके अंदर, जनाब नैरिसिज्म में इंसान ये समझता है कि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं, मेरे नीचे है सब कुछ, मुल्क मेरे नीचे है, दुनिया मेरे नीचे है, दुनिया के सारे मुल्क मेरे नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ और मुबर्रा हूँ, मेरे अलावा कोई ठीक बात नहीं करता, मेरे जितना किसी को नहीं पता। नैरिसिज्म का ये जो अमल है ये इमरान खान के अंदर है। ये मैं 2-3 साल से कह रहा हूँ। इमरान खान को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको दवाइयाँ खिलाएं और उसको बताएं हकीकत क्या है कि पाकिस्तान आगे निकल चुका है। ये जो बंदे इकट्ठे करके ये एहतजाज की सियासत ख़त्म हो गई है, बड़े जलसे करना, इस तरह की क्राउड पुल करना, ये अब नहीं चलेगा। अब सियासत के आदाब हैं उसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी और इनकी परफॉर्मेंस
पीटीआई की परफॉर्मेंस आपने देखनी है तो वो 14-15 साल की जो केपीके की हुकूमत है उसमें देख लें, वहाँ बेरोज़गारी कितनी है, वहाँ सड़कों का क्या हाल है। उसके बाद जनाब वहाँ पर दहशत गर्दी है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें, हॉस्पिटल्स का हाल देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या है। सर पठान कार्ड पे, बरादरी कार्ड पे आपका कितनी देर वोट ले लोगे जब तक वहाँ पर बेरोज़गारी दूर नहीं करोगे। और जो केपीके के 40% पठान है और वहाँ की जो आबादी है वो दूसरे सूबे में शिफ्ट हो रही है और आने वाले दिनों में और भी शिफ्ट हो सकती है। नाज़रीन, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मुदल्लल थी और ऐसे जो अमरांडू किस्म के जर्नलिस्ट थे उनकी खासी क्लास भी ली गई है। नाज़रीन, मैं DGISPR साहब को सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काश कि जिस तरह जनरल फैज़ हमीद का आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उसके जो हवारी जितने भी फ़ौजी अफसरान थे उनका भी आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, उनको सज़ाएँ दे रहे हैं। काश कि जिन लोगों ने इमरान खान को इतना पाला पोसा, और जनरल हमीद गुल से शुरू हो रहा है, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल बाजवा, उसके बाद बाकी जितने भी जनरल थे, चलो मुशर्रफ तो इस दुनिया से चला गया, वो चला गया, उसका अब क्या हो सकता है, लेकिन जो जनरल अभी तक हयात हैं उनको मत छोड़ा जाए। जो जनरल जिंदा हैं उनको भी फैज़ हमीद की तरह उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, जो इमरान खान को लेके आए, इस पागल शख्स को जिसने मुल्क का पट्टा बढ़ा दिया है और मुल्क को डिफ़ॉल्ट तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब देखें, DGISPR ने यह भी बताया, बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि ये कहता था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, ये कहता है जनाब कि आप रेमिटेंस ना भेजो, ये कहता है कि बिजली के बिल जमा ना करवाओ, ये कहता है कि IMF को कहता है कि हमारे जनाब आप हमें लोन ना दो, पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तान को लोन ना दो, ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है। DGISPR ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो एंकर्स को, मीडिया पर्सन को बताया है कि आपके पास एक ही टॉपिक है बस, PTI इमरान खान, इसके अलावा भी शोज़ करें, हमारी आबादी बढ़ रही है इस पर शोज़ करें, एनवायरनमेंट पे शोज़ करें, एजुकेशन पे करें, उसके बाद जो बेरोज़गारी है इस पर करें, डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं उस पर करें, हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी हो रही है उस पर करें। DGISPR ने उस पर इमरान खान को यह भी ताना दिया है कि तुम अपने बच्चों को उधर बाहर तुमने बैठाया हुआ है, उनको फ़ौज में आके भर्ती करवाओ और कहो जान दे के बताएं। मैं ये नहीं कहता कि वो फौज में भर्ती हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब ये इस्लामाबाद पे अटैक करते हैं, इस्लामाबाद पे हमला करते हैं, उस वक्त इनको चाहिए कि उस वक्त ये इमरान खान अपने बच्चों को बुलाए और जो इस्लामाबाद पे हमला करने वाला ग्रुप होता है, जो अफरीदी का ग्रुप है इस वक्त, पहले वो गंडापुर का था और बुशरा बीबी साथ आई थी जिस आप हाथ इस तरह हाथ उठाए थे जनाब, उस वक्त की बात है। लेकिन अब बुशरा बीबी जेल में है तो इमरान खान के अपने बेटों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो इस जो अपनी एहतजाजी तहरीक है इसको लीड करें, ना सिर्फ अपने बेटों को बुलाए, अपनी बेटी को भी बुलाए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो सही लीड करती हैं। तो वो जो वहाँ पर इसकी बेटी है उसको टेरियन वाइट को भी ज़रूर बुलाए ताकि वो इन PTI के वर्कर जो हैं उनको वो कंट्रोल करे, इनकी क़यादत करे। लेकिन मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस हो रहा है जनाब कि ये लोग जो हैं ये असल में जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, ये इमरान खान के ये चाहते हैं कि इमरान खान को फांसी हो, इसके मुर्दे के ऊपर भी वो प्रोग्राम करें, इसकी मरक पे प्रोग्राम करें, इसको फिर डॉलर मिलें। क्योंकि कुछ बेवकूफ़ लोग जो होते हैं जिनको समझ नहीं होती, अंडर एज होते हैं, वो इस तरह की कहानियाँ किस्से कहानियाँ सुनते हैं। अब बंदा इमरान रियाज जो है वो जितने प्रोग्राम करता है, जितनी वो बातें करती है, उसके सारे वीडियोज़ निकालें, पीछे शुरू से उसके वीडियोज़ निकालें, उस देखें वो क्या क्या कहता रहा है, उससे पूछे मामा तू तो ऐ क्या सी, तुमने तो ये कहा था, तुमने तो ये कहा था, तुम्हारी कोई एक बात भी सच साबित नहीं हो सकी। तुम इन दिनों में कहते रहे कि नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रहा कि फ़ौज के अंदर जो धड़ाड़ है, डिवीजन है, इस वजह से नहीं हो रहा। इस तरह की तुम फ़ौज में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे वो नोटिफिकेशन तो हो गया, वो ऑफिस तो संभाला गया, तो अब तुम क्या कहते हो? मतलब कल बाहर आ रहा है, परसों बाहर आ रहा है, खान के पास तुरक का पता है, ये सारी बातें उसको पूछो तो सही। इमरान रियाज को बेवकूफ़ो, सुपर स्टूपिडो और PTI इमरान खान से प्यार करने वालों और ये हकीकत से दूर जाने वालों, इसको इमरान रियाज को पूछो और तुम ये कहते थे ये क्यों नहीं हुआ, ये कहते थे ये क्यों नहीं हुआ, मतलब कोई बात उसकी सही साबित नहीं हो सकी। नाज़रीन, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के भी कुछ ज़ाब्ते हैं, DGISPR ने भी इस पर रोशनी डाली है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट या इस तरह अदारे के ख़िलाफ़ मतलब कंपेन चलाने के कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। देखो मेरे पास तो मैंने तारीख़ पढ़ी हुई है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है।
शेख मुजीब, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने में अहम रोल अदा किया, जिसने पाकिस्तान को तोड़ा, उसने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के कुछ उसके भी आदाब थे, कुछ असूल थे। उसने 9 में नहीं किया था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखें आप, भुट्टो जो था वो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उसको फांसी लग गई, लेकिन जो उसकी पार्टी थी या भुट्टो खुद था जब जिंदा था, वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। उसके भी कुछ असूल थे, ज़ाब्ते थे। उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो पीटीआई ने किया है जनाब। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके भी कुछ असूल थे, ज़ाब्ते थे। वो तकारीर करती थी, वो एहतजाज करती थी, लेकिन वो बज़ोरे मतलब बज़ोरे बाजू होता है ना, बज़ोरे बाजू और हाथ के साथ वो अदारे पे हमला नहीं करती थी। जब मोहतरमा पाकिस्तान आई तो वो उसी गैरिजन के एरिए से गुजर के आई थी, लेकिन उन्होंने किसी जना उस पर हमला नहीं किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया। उसके बाद आपके सामने है मियाँ नवाज शरीफ, 3 दफ़ा हुकूमत मिली, 3 दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका इख्तलाफ रहा, लेकिन कुछ असूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। जो बाहर बैठ के तकरीर की एक जलसा में, उसमें बाजवा साहब का, उसके बाद फैज़ हमीद साहब का, उसके बाद उनके बारे में कहा कि ये सौगात जो इमरान खान मुल्क को बर्बाद कर रहा है, ये आप लेके आए थे। ये मियाँ नवाज शरीफ था। मियाँ नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को सस्पेंड किया था कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। जो 2 जनरल से इस्तीफ़ा लिया था कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, लेकिन उन्होंने किसी कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, शहीदों के मुजस्मों को आग नहीं लगाई। ये जो काम पीटीआई ने किया है, ये किसी ने नहीं किया। यही बातें कर रहे थे ना ये हमारे डीजी आईएसपीआर जो थे। फिर मरियम नवाज ने भी, जो नवाज शरीफ पे जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था, जिस तरह से उनकी सियासत को दागदार किया जा रहा था, उनको मुख्तलिफ केसेस में धरा जा रहा था जिनसे उनका ताल्लुक नहीं था, उस वक्त जो मरियम नवाज ने कंपेन की थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें भी असूल थे, कुछ ज़ाब्ते थे। उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि बिल जमा ना करवाएं। मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि IMF जो है पाकिस्तान को लोन न दे। मरियम नवाज ने ये नहीं कहा था उस वक्त जनाब के रेमिटेंस ना भेजें, बिजली के बिलों को आग लगा दें, सिविल नाफरमानी कर दें। मुल्क के ख़िलाफ़ आज तक जितने लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई इस तरह की कंपेन नहीं की जिससे मुल्क की बुनियादों को नुकसान पहुँचे और इंडिया को मौका मिले पाकिस्तान की फ़ौज पे बात करने का, इसराइल को मौका मिले, अफ़गानिस्तान को मौका मिले। तो जनाब ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने के भी कुछ असूल हैं, इन असूलों को पीटीआई ने फरामोश कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया है। और जो इन्होंने किया है वो डीजी आईएसपीआर ठीक कह रहे हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, हमने ऑफिस संभाल दिया है, ऑफिस संभाल लिया है, फील्ड मार्शल ने ऑफिस संभाल लिया है जनाब। जो मेन ऑफिस है वो संभाल लिया है। उस ऑफिस के संभालने के बाद मैं समझता हूं कि डीजी आईएसपीआर ने असल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसे अगर हम आसान लफ्ज़ों में पीटीआई के लिए कहें तो वो ये कह रहे हैं कि वी विल गो टू बी लिटरली। अब इनकी खैर नहीं है। ये जो पीटीआई के जितने लौंडे लपाड़े हैं, जो पीटीआई के जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट तस्वीरें बना के कंपेन कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे भी बड़ी, मतलब मैं अगर कुछ सही बात भी करता हूँ, कुछ सियासी बात करता हूँ, तो उस पर जो गाली दी जाती है वो पाक फौज को दी जा रही है, वो हमारे इस अदारे को दी जा रही है। हालांकि मैं उस तरह की कोई बात नहीं करता, फिर भी ये लोग जो हैं जो ट्रोलिंग करते हैं, मेरी ट्रोलिंग भी करते हैं इस तरह से, तो वो पाक फौज के अफसर्स की तस्वीरें बनाते हैं, उसमें वो मतलब फोश कलामी करते हैं, गाली बकते हैं। और इन लोगों को इस पे शर्म आनी चाहिए क्योंकि अब पीटीआई की खैर नहीं। और नाज़रीन, अब मैं आपको एक बड़ा अहम मौजू है जनाब, ये जो मरियम नवाज़ का और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, एक गुजरांवाला में एक उन्होंने मास ट्रांजिट बस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। उस जलसे में कुछ वीडियोस मार्केट में हैं जी, लोग जा रहे हैं, लोग ये थोड़े लोग हैं या कम लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं। मैं आम तौर पर ऐसे इवेंट पे जाता नहीं हूँ जहाँ मैं स्टेज पे ना हूँ और मैं बोल ना रहा हूँ, मैं कंडक्ट ना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैं भी क्योंकि इस पे गया हूँ तो मैंने जो देखा है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब गया हूँ तो उस वक्त तो अभी मरियम नवाज़ और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, CM पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए नहीं थे। तो सबसे पहले तो जिस तरफ से मैं आया हूँ जनाब, वो बिल्कुल जिस सोसाइटी में ये प्रोग्राम किया जा रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे मैं आया हूँ। तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो मैंने उसके सामने जो एक सोसाइटी है सिटी हाउसिंग, वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क किया
उसके बाद मैंने चलना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मतलब वो चलना पड़ता था। उसके आप पहले सड़क, एक ट्रैफिक फंसी हुई सड़क है तो उसके अंदर डिवाइडर है, उसको मैंने फलांग के क्रॉस किया जिस तरह बाकी लोग भी कर रहे थे। फिर आगे हम उस सोसाइटी में दाखिल हुए, उधर बहुत सारा रश था, बहुत क्राउड था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। तो उसके बाद हम वो अंडरपास से चलते हुए आगे गए, तकरीबन 1 मील आगे जाकर वो वहाँ पर एरिया था जहाँ मार्की लगाई हुई थी, तीन मार्कीज थी, तीन जगहों पे उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था। मैं अंदर गया हूँ तो उस वक़्त ना ही मरीम नवाज़ आई थी, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो बिल्कुल वहाँ पे एक पार्टी सॉन्ग हल्की आवाज़ में चल रहा था और एक होस्ट वहाँ पे खड़े थे, बस रोस्टम पे वो बोल नहीं रहे थे। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद तो वो थोड़ा बोले हैं वहाँ पे, क्राउड को पुल करने की कोशिश की है, क्राउड पुल नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि वो मुझे कोई टीवी के लग रहे थे, कोई ब्रेक किस्म के होस्ट लग रहे थे, उनसे क्राउड पुल उस तरह से नहीं हो रहा था। तो जनाब उसके बाद मैंने ये देखा है कि जितने लोग रॉयल पाम सिटी थी वो वाली, मेरे ख्याल में सोसाइटी का नाम, जितने लोग उसके अंदर आ रहे थे उतने ही बाहर जा रहे थे। मतलब जो लोग उस पंडाल के अंदर जितने आते थे उतने बाहर भी जा रहे थे, मतलब लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और अंदर से तकरीबन कोई 85% 90% सीटें फिल थी, पीछे से कुछ खाली थी और लोगों ने अपनी सीटों का रुख जो है वो मोड़ा हुआ था, वो जो एसएमडी स्क्रीन लगी थी उसके सामने किया हुआ था। और उस एरिया की तस्वीर जो वीडियो है ना वो बना के जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, पीटीआई के ट्रोलर्स हैं, वो लगा रहे हैं जी लोग प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं, सीएम तकरीर कर, लोग जा रहे हैं। मतलब वो एरिया ऐसा था कि लोग बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक एसएमडी स्क्रीन थी, उसके आगे वो सीटों का रुख चेंज करके तो उसको वो देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत दूर था जो मेन स्टेज था, उसकी वो वीडियो नहीं है। तो जनाब ये मतलब वहाँ पर बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था, वहाँ पर लाइट्स बड़ी अच्छी थी, साउंड सिस्टम, स्टेज, फिर वहाँ पर जो मास ट्रांजिट सिस्टम लग रहा है गुजरावाला के अंदर, उसका मॉडल भी मौजूद था कि वो किस तरह से चलेगा, कितने उसमें स्टेशंस होंगे, कितने उसमें अंडरपासेस होंगे, वो सिग्नल फ्री होगा और वो किस तरह से चलेगा। उसके लिए जो एक स्टेशन बनेगा वो 50 कनाल जगह है, कोई लैंड है वहाँ पे बनेगा। ये देखिए ये जो सिस्टम बनने से रोज़गार मिलता है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे तरक्याती मंसूबों का अनाउंसमेंट की है, फ्लाईओवर का इफ्ताह किया गया। लेकिन जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं, जो ये इनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वो बस कह रहे हैं जी बंदे तकरीर कर, बंदे जा रहे थे। मतलब ये अजीब सी बात है जनाब। ये जो भी जलसा होता है जब आखिरी मुकर्रर होता है तो वो जब तकरीर कर रहा होता है तो लोग जा रहे होते हैं। जो दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे वो उनको पता था गाड़ियाँ दूर लगी हुई हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 1 घंटा लग जाना है। लेकिन ये बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है इसमें। ये जो पूरा इवेंट था इसमें शायद सिक्योरिटी की वजह से वो ज़्यादा समझदार है, मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ। इन्होंने गाड़ियाँ बहुत पीछे रखी हैं, बहुत चलना पड़ा। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आए थे वो 2-2 मील चल के तो वहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो 2 मील पहुँचने में कई लोग रास्ते में बैठ के सांस भी ले रहे थे, इस तरह था। तो मुझे तो जनाब बड़ा अच्छा इंतज़ाम लगा जो इस रीजन के लिए, गुजरांवाला के लिए। जो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने ये जो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स की हैं, तरक्याती मंसूबे किए हैं, जो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। ये जो इन्होंने मास ट्रांजिट बस सिस्टम का इफ्ताह किया, ये सिर्फ गुजरांवाला में मेरे ख्याल में ये जो गुजरांवाला का एक बहुत बड़ा एरिया है 31 किलोमीटर का, उसको ये कवर करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर तक जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर तक। अभी शायद ये इमनाबाद तक है, ये फिर बाद कामों की, उसके बाद मुरीद के, फिर लाहौर तक ये सिस्टम चलेगा। फिर ये इस तरफ भी ये जो मतलब पिंडी की तरफ भी ये आगे जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सिस्टम मुझे लग रहा है पूरे जीटी रोड पे चलेगा। अगर ये पीएमएल की हुकूमत रही, मरीम नवाज जैसी जो मेहनती वज़ीर-ए-आला हैं वो रही, तो ये चलेगा, निज़ाम चलेगा। मुझे सर पूरे इवेंट में एक ही नुक्स लगा कि वहाँ पर जो पब्लिक थी, जो लोग थे जो पंडाल में, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, कोई क्राउड पुलर नहीं था। उनका जो होस्ट था वो कोई मुझे शरीफ आदमी लग रहा था बड़ा, मतलब वो कोई टीवी का होस्ट था शायद, या ब्रेक था, मुझे इनका नाम नहीं आता। लेकिन ये जो इस तरह के इवेंट होते हैं ये क्राउड पुलर होते हैं, ठीक है, जो बड़े क्राउड को हैंडल करना जो स्टेडियम्स में करते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट को हैंडल करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मुझे तो पता है ना, इसलिए मुझे वो थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रखें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। आप जिसको मर्जी रखें, जिसको मर्जी रखें, जो क्राउड पुल करे, जो लोगों
वो बंदा उठ के ना जाए, वो ऐसी बातें करे, कैसी बातें करे, बीच में कोई एंटरटेन करे लोगों को तंजो मजाक करे, कुछ नारे लगवाए, कुछ मज़े ले वहाँ पे, अच्छे काम, मतलब वो उसको एक ड्रामेटिक अंदाज से इस इवेंट को करना चाहिए था। तो ये मैडम अज़मा बुखारी समझदार हैं, सियानी हैं, उनको तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुझसे पता है, मुझे तो इतना नहीं पता। लेकिन ये जो आपका होस्ट है ना, ये जो कंपेयर रखा हुआ है आपने वहाँ पे, जो इवेंट कंडक्ट कर रहा था, वो ये मुझे ख्याल में बड़ा कमज़ोर था इतने बड़े इवेंट का। जो इस तरह का इवेंट होता है उस पर बड़ा कंट्रोल चाहिए, क्राउड जो होता है ना उसको पुल करने के लिए उनके जज्बात के साथ खेलना पड़ता है। और मेरा तो माशाल्लाह ये 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है क्राउड कैसे पुल होता है। जनाब शायद मेरे से वो कोई काम नहीं लेना चाहते, चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन मेरे वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।